हमारा खास शो कर्नाटक का जनादेश। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि आज का निर्णायक दिन है कर्नाटक की जनता के लिए। 10 मई को जब वोटिंग करने के लिए तमाम जनता घर से बाहर निकली थी, आज जिन उम्मीदवार, जो करीबन 2000 से ज्यादा उम्मीदवार है, उनकी किस्मत का फैसला जो ईवीएम में कैद हुआ है, आज वो पिटारा खुलने वाला है। तो क्या जोर आजमाइश जो भाजपा द्वारा की गई है, या फिर साख बचाने की दाव कांग्रेस पर है, या किंग मेकर बनकर उभरेगी जेडीएस, या किंग बनाने के जो वो दावे कर रही है वो धराशायी होंगे? क्या पूर्ण बहुमत जिसका नारा लगातार तमाम पार्टियां लगा रही हैं, या त्रिशंकु विधानसभा की ओर बढ़ेगा कर्नाटक का रण? इस पर रहेगी खास पेशकश डीडी न्यूज पर, जिसमें हम बात करेंगे जनादेश कर्नाटक चुनाव से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर। हमारे साथ विशिष्ट मेहमानों के साथ साथ हर एक जगह से रिपोर्टर्स जुड़ेंगे जो लगातार आपको जानकारी देंगे कि क्या सूरत हाल है जो मतगणना के केंद्र है वहां पर। सुबह 8 बजे के आसपास मतगणना शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले तमाम क्या कहते हैं गठजोड़, अंक गणित, समीकरण, इस पर रहेगी हमारी खास नजर। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव। तो आइए सीधे रुक कर लेते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी शुरू। मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने किए पुख्ता इंतजाम। जिला मुख्यालयों पर कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम से होगी गिनती। कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी की बनी रहेगी बादशाहत, या फिर कांग्रेस मारेगी बाजी? कर्नाटक में जीडीएस बनेगी किंग मेकर, या आज दोपहर बाद तस्वीर होगी साफ। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व सीएम सिद्धारमैया और एचडी कुमारस्वामी समेत तमाम दिग्गजों के चुनावी भविष्य का आज होगा फैसला। उधर उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में कौन बनेगा सरताज? क्या एक बार फिर बीजेपी लहराएगी परचम, या सपा और बसपा की होगी वापसी? सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी शुरू। कर्नाटक विधानसभा और यूपी नगर निकाय चुनाव के सटीक और विश्वसनीय नतीजों के लिए डीडी न्यूज ने किए हैं खास इंतजाम। चप्पे चप्पे पर मौजूद हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाएंगे पल पल की सटीक अपडेट। तो कर्नाटक में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। 224 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से गिनती होगी शुरू। मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। गिनती की तैयारी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले गए थे और राज्य में कुल 72% वोटिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो कांग्रेस भी सत्ता में आने का दावा कर रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले राज्य में कौन सत्ता पर होगा काबिज और कौन होगा बाहर, इसे लेकर चर्चाएं गर्म हैं। परिणाम से पहले जो एग्जिट पोल हैं, उनके नतीजे तमाम चैनल्स ने जारी किए, और वो भी ये सही बताने में कहीं ना कहीं विफल साबित हुए हैं कि आखिर राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी। कई एग्जिट पोल त्रिशंकु विधानसभा का सुझाव दे रहे हैं, जबकि कुछ कांग्रेस को तो कुछ बीजेपी को बढ़त दे रहे हैं। तीनों राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस, जेडीएस और उनके नेता नतीजों का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। तो आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि लगातार हमने देखा बहुत बेहतरीन रोड शोज, जनसभाएं, रैलियां की गई। वो रैलियां जिसमें भीड़ जुटी, क्या वो वोटों में तब्दील होती है तमाम पार्टियों के लिए? नहीं, ये आज देखा जाएगा।
224 सीटों पर कर्नाटक में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू होगा। गिनती की तैयारी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 8 बजे से सबसे पहले डाक पत्रों की गिनती होगी और ईवीएम उसके बाद खुलनी शुरू हो जाएंगी। और जो सबसे पहला रुझान है वो कहा जा रहा है कि सुबह 8:30 बजे के आसपास आ सकता है। इससे पहले राज्य में कौन सत्ता पर काबिज होगा और कौन होगा बाहर, इसे लेकर चर्चाएं गर्म हैं। परिणाम से पहले जो एग्जिट पोल के नतीजे तमाम चैनलों ने जारी किए हैं, वो भी ये सही बताने में विफल साबित हुए हैं कि आखिरकार राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी। कई एग्जिट पोल त्रिशंकु विधानसभा का सुझाव दे रहे हैं, जबकि कुछ कांग्रेस तो कुछ बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। तीनों राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर और उनके नेता नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने पहले से ही गणना करना शुरू कर दिया है कि अगर वास्तव में त्रिशंकु जनादेश आता है तो सरकार कैसे बनाई जाए, और अगर किसी विशेष पार्टी के पक्ष में स्पष्ट जनादेश आता है तो मुख्यमंत्री के पद पर कौन होगा। जो एग्जिट पोल जो आया हुआ है, जैसे हमने सोचा वही आया हुआ है। हम करीब 140 सीट जीतने वाले हैं, जो पहले से हम लोग बोलते हैं। लेकिन अभी भी कुछ पोल्स में बता रहा है कि आप पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है आप लोगों को। साल 2018 के जो नतीजे थे, क्या जेडीएस का दरवाजा खटखटाएंगे दोबारा? उसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग कंफर्टेबल मेजॉरिटी जीत के आएंगे। भरोसा तो पूरा है। एग्जिट पोल में क्या पोलिंग स्टेशन में क्या होता है वो बता रहा है, मगर वो सच नहीं होगा। सरकार हमारा बनेगी। कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले गए थे और राज्य में कुल 72% मतदान हुआ था। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि वो कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस भी सत्ता में आने का दावा कर रही है। हालांकि कांग्रेस अब भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर एक राय नहीं बना सकी है। कर्नाटक के साथ ही शनिवार को उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनावों की मतगणना होगी। निकाय चुनाव के वोटों की गिनती का कार्य 13 मई की सुबह 8 बजे शुरू होगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी कराई जा रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण का कार्य पूरा करा लिया गया है। यहाँ पर 2 मतगणना हॉल लिए हैं। एक मतगणना हॉल में 50 वार्ड की और एक मतगणना हॉल में 50 वार्ड की काउंटिंग की जाएगी। कुल मिला के यहाँ पर 50 सेट मेज लगाए गए हैं। एक सेट में 2 मेज है, एक पर महापौर की काउंटिंग होगी और एक पर पार्षद की काउंटिंग होगी। हमारे कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर केवल 6 बूथ है, कुछ वार्ड ऐसे हैं जो 10 बूथ है, तो इनकी हमें लगता है कि 12-12 बजे तक इनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 760 नगर निकायों में 4 मई और 11 मई को 2 चरणों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई थी। बेंगलुरु से आयशा, शैलेंद्र और वाराणसी से हरिकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तब से थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है और सीधे चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर हमारे 2 संवाददाता मौजूद हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा बीजेपी दफ्तर बेंगलुरु में मौजूद हैं, वहीं नीरज सिंह जेडीएस मुख्यालय से हमें तमाम जानकारियां देंगे। पहला सवाल मेरा शैलेंद्र आपसे है। शैलेंद्र, बीजेपी दफ्तर में एग्जिट पोल जो आए हैं उसके बाद किस तरह की सरगर्मियां नजर आ रही हैं? उत्साहपूर्ण माहौल नजर आ रहा है या मिला जुला माहौल नजर आ रहा है? देखिए, अभी देखो और इंतजार करो की नीति है। इस वक्त हम बीजेपी का जो राज्य मुख्यालय है और जहां पर इन्होंने चुनाव कार्यालय बनाया था, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये एक तरह से देखें, यहीं से सारा चुनाव उसमें जो प्रबंधन बीजेपी ने किया था हम देख रहे हैं। बड़े बड़े पोस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और BS येदियुरप्पा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, बसवराव मुंबई और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्नाटक के, उनके पोस्टर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो भी एक स्पष्ट तौर पर आप देखें तो अलग अलग सामने आए हैं। तो ऐसे में राजनीतिक दल नकार रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सभी राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या जेडीएस हो, वो एग्जिट पोल के नतीजों को नकार रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दिलचस्प एक तरह से देखें माहौल है इसको लेकर कि हर राजनीतिक दल को लगता है कि जो एग्जिट पोल ने कहा है उससे इतर उनके दल को बढ़िया प्रदर्शन उनके दल का होगा, उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी। हम देख रहे हैं कि
इस बार के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में ये देखने को मिला है कि पिछली जी। बार के विधानसभा चुनाव के मुकाबले थोड़ा सा 1% से ज्यादा मत हुआ है। तो ये भी एक तरह से बताता है कि इससे कोई स्पष्ट संदेश नहीं जाता है, क्योंकि अगर पिछले विधानसभा के मुकाबले काफी कम मतदान हो तो ये लगता है कि राज्य सरकार के पद उदासीनता है। अगर मतदान बहुत ज्यादा हो तो ऐसा लगता है कि राज्य सरकार की या तो लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी या तो अलोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। लेकिन चूंकि मतदान प्रतिशत उसके आसपास ही रहा है तो हमने देखा है कि तमाम एग्जिट पोल ये कोशिश करते नजर आए और उनके जो आंकड़े हैं वो अगर मिलाकर देखें तो बहुत स्पष्ट तस्वीर कर्नाटक की नहीं उभरती है कि कौन जीतने जा रहा है। और यही वजह है कि एग्जिट पोल के आंकड़े को सभी नकार रहे हैं और दावा ये कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी। यानी आज जब रिजल्ट आने शुरू होंगे तब उनके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एग्जिट पोल से इतर जो एक कसर रह गई थी पिछली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में, इस बार भारतीय जनता पार्टी उस फिगर तक पहुंचेगी। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, ऐसे में बीजेपी देखो और इंतजार करो की नीति अपना रही। बिल्कुल, और बहुत बार ऐसा हुआ है शैलेंद्र, हम जानते हैं कई बार चुनावों के इस सफर में हमने कई एग्जिट पोल्स को धराशायी होते देखा है। क्यों प्रखर और हमारे साथ जेडीएस का जो कार्यालय है बेंगलुरु में, वहां से नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, आंतरिक कलह और साथ ही साथ परिवारवाद का दंश झेल रही जेडीएस के लिए ये जो चुनाव है बेहद अहम है। उस लिहाज से लगातार हमने देखा कि जेडीएस ये कहती हुई कि भाई पहले कभी कह रही थी किंग मेकर, फिर हम किंग की भूमिका में हैं। आप लगातार वहां मौजूद रहे हैं तमाम रैलियों के दौरान, अभी अब दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। किस तरह का माहौल आपने आंकने की कोशिश की है? देखिए माहौल कैसा है आंचल में दिखा देता हूँ। इस समय जेडीएस का ये मुख्यालय है बेंगलुरु में और मुख्यालय इस समय बंद है। किंग की भूमिका की जो बात जेडीएस करती है, मैं आपको बता दूं कि जो एग्जिट पोल आंचल आए थे वो एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि 15 से 20-25 सीटें जेडीएस इन चुनावों में हासिल कर ले सकती है। और अगर इतनी सीटें जेडीएस हासिल कर लेती है तो किंग की भूमिका में तो नहीं लेकिन किंग मेकर की भूमिका में जरूर आ जाएगी। और इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि बिना जेडीएस के सरकार यहाँ पर नहीं बनी है। आपने देखा भी है कि कुमार स्वामी कुछ विधायकों के दम पर कई बार मुख्यमंत्री बने और इस बार भी जेडीएस यही लगातार सोच रही है कि अगर उसके पास 20 से 25 सीटें आ जाती हैं और जिस तरीके की क्लोज फाइट कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिली है और बिना जेडीएस के अगर किसी की सरकार नहीं बनेगी तो जेडीएस उस समय सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति में रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी जो बार्गेनिंग है वो पार्टी से के साथ जेडीएस करेगी, चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो पद हैं वो उसे मिले। हालांकि जेडीएस का जो सपना है वो मुख्यमंत्री बनने का है, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की, जो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, अगर संख्या बल कम भी रहता है तो जेडीएस को मुख्यमंत्री पद वो शायद ही दें। लेकिन जेडीएस उम्मीदों पर है और अभी चूंकि सुबह का समय है, दफ्तर में कोई पहुंचा भी नहीं है। 11 बजे के आसपास जब सारे जो रुझान हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे तो जेडीएस के दफ्तर में भी लोग आना शुरू होंगे। लेकिन जेडीएस इतना आश्वस्त है कि वो कम से कम किंग मेकर की भूमिका में इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनावों में जा रही है। क्योंकि आप देखें जेडीएस का जो प्रभाव है, आप हासन देख लें, मैसूरू, उत्तरी जो कर्नाटक का जो इलाका है और मांड्या है, ये सारे जिले हैं जहां पर जेडीएस का ज्यादा प्रभाव है। और अगर इन तमाम सीटों को मिला दें तो संख्या वही 25-20 के आसपास हो रही है। यही वजह है, तमाम जो सर्वे हैं वो ये कह रहे हैं कि जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। लेकिन इतना भी बता दूं जी, वोक्का-लीगा समुदाय से कितना समर्थन इस बार जेडीएस को मिला है, मेरा पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या सिंगापुर से कुमार स्वामी वापस बेंगलुरु पहुंच गए हैं क्या? देखिए अभी तक तो जानकारी नहीं आई है कि सिंगापुर से वापस आए, क्योंकि वो अपना इलाज कराने के लिए गए थे और कैंपेन के दौरान उन्हें थोड़ी सी परेशानी हुई थी, उस वजह से वो सिंगापुर चले गए थे। लेकिन ये जेडीएस के द्वारा ये कहा जा रहा था कि आज वो सिंगापुर से लौट आएंगे, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है कि कुमार स्वामी लौटे हैं या नहीं लौटे। दूसरी जिस वोक्का-लीगा समुदाय की बात करें वो लगातार जेडीएस के कह सकते हैं कि पाले में भी रहा है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा कांग्रेस के पास भी जाता रहा है हमेशा से। और इस बार भी जिस तरीके की रणनीति कांग्रेस पार्टी ने खासतौर से बनाई है, आप देखें कि
कि कई सारे वोकलिका समुदाय के जो नेता हैं वो चुनावी मैदान में उतारे हैं। सिद्धारमैया चूंकि सबसे पहले देवगौड़ा के ही साथी थे और देवगौड़ा के साथ ही उन्होंने राजनीति शुरू करी। जब देवगौड़ा ने कुमार स्वामी को उत्तराधिकार बना दिया, उसके बाद देवगौड़ा से सिद्धारमैया अलग हट गए। तो सिद्धारमैया जानते हैं देवगौड़ा की क्या क्या कमजोरियां हैं और क्या क्या मजबूतियां हैं। यही कारण है कि आप देखें कि सिद्धारमैया ने अल्पसंख्यक और इसके अलावा ओबीसी और दलित को लेकर एक मोर्चा बनाया था और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के दम पर सरकार में वापस भी आए। तो इस बार भी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने एक इस तरह की रणनीति बनाई है कि जो वोकलिका समुदाय के जो वोट हैं वो उनका विभाजन किया जा सके और जिसका फायदा कांग्रेस को मिले, इस तरह की रणनीति बनाई है। लेकिन आपको बता दें कि तीनों ही पॉलिटिकल पार्टियों को कुछ कुछ हिस्सा मिलेगा, लेकिन ज्यादातर हिस्सा अभी भी जेडीएस के पास ही है। ये फायदे और नफा नुकसान जिसका हम जिक्र लगातार करते हैं, राजनीति में तो ये होता रहता है नीरज। इसी पर एक टेक शैलेंद्र का लेते हैं। शैलेंद्र, हमने देखा था कि जब सूची जारी की गई थी भाजपा द्वारा, जिसमें साफ तौर पर जो जगदीश शेट्टार है उन्हें जगह नहीं दी गई थी और ये माना गया कि जब वो पार्टी छोड़कर गए इसका नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा को झेलना पड़ेगा। क्या लगता है इस तरह का जो हम नफा नुकसान का जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई में ही जिस तरह से नेता जब दल बदल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो जनाधार है, वोटिंग परसेंटेज है, उस पर असर पड़ता है? शैलेंद्र, भी टिकट वितरण होता है और इस तरह की कोई घटना सामने आती है कि कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़कर जाता है, तो निश्चित तौर पर वो दल ये चाहता है कि इस तरह का एक संकेत न जाए कि उस नेता के छोड़ने कर जाने से पार्टी को कोई नुकसान होने वाला है और उसके एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश होती है। ये हमने देखा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बदली हुई रणनीति के साथ युवाओं को बहुत बड़ी संख्या में टिकट दिया और स्थानीय स्तर पर युवा लीडरशिप उभारने की कोशिश की। उसकी वजह से हमने देखा कि जगदीश शेट्टार जैसे नेता नाराज भी हुए, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कांग्रेस के पाले में चले गए। हमने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ये देखा कि बीएस येदियुरप्पा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं उसमें मौजूद थे और उन्होंने कहा कि लिंगायत जो समाज है वो 101% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये एक संकेत देने की कोशिश थी, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा सबसे बड़े नेता है लिंगायत के राज्य में और एक तरह से माना जाता है कि एक छत्र उनका कहना तमाम जो लिंगायत समाज से जुड़े नेता है मानते हैं और जनता पर उनका बहुत व्यापक असर रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में भी जगह दी है और हमने देखा कि रणनीति बनाने में भी उनकी सबसे एक राज्य के स्तर के नेताओं में सबसे अहम भूमिका थी। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि जगदीश शेट्टार के जाने से एक तरह से जो नुकसान हो सकता था वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको काफी हद तक कवर किया और उसका कोई एक नुकसान चुनावी नतीजों पर नहीं पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में कामयाब होगी। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि दूसरे दल जब किसी बड़े दल से कोई नेता जाता है तो वो उसे एक मौके के तौर पर लेते हैं और कई बार उसे भुनाने की कोशिश करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने इसको राज्य में भुनाने की कोशिश की है कि देखिए कि भारतीय जनता पार्टी से एक मुख्यमंत्री रह चुका नेता पार्टी छोड़ा है। तो इस तरह की हमने चुनाव प्रचार के दौरान राजनीति भी देखी। अब से थोड़ी देर बाद जब मतगणना शुरू होगी और रुझान आएंगे तो कितना व्यापक इसका असर पड़ा है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसे मैनेज करने में कामयाब रही है, वो सब कुछ थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार स्थानीय लीडरशिप उभारने का बहुत बड़ा काम एक तरह से पार्टी के स्तर पर किया और यही वजह है कि 50 से ज्यादा टिकट नए और युवा लोगों को दिया गया और बीजेपी को लगता है कि इससे एक माहौल बना है जिससे भारतीय जनता पार्टी राज्य की सत्ता में फिर से वापस लौट सकती है। अब देखना होगा थोड़ी देर में रुझानों में कि किस राजनीतिक दल के दावों में कितना दम है, क्योंकि एग्जिट पोल अगर आप देखें तो अपने आप में कोई भी संकेत स्पष्ट तौर पर नहीं देते हैं। कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस को आगे बता रहे हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी माहौल तो बनेगा ही ना, माहौल तो बनेगा शैलेंद्र। और माहौल खाली स्थानीय नेताओं को आगे लाने के साथ साथ जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया है, जहां पर कई वादे किए गए, कई आरोप प्रत्यारोप लगे, उससे भी बनाया। इस पर करेंगे चर्चा कि कौन बनेगा सरताज कर्नाटक का। हमारे साथ हमारे और संवाददाता और विशिष्ट मेहमान भी जुड़ेंगे सटीक आकलन के साथ। आप कहीं मत जाइए क्योंकि वक्त इस खास पेशकश में एक छोटे से ब्रेक का है। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. तंदुरुस्ती बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है,
बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस। तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। तो ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश जनादेश कर्नाटक चुनाव में। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था, हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जो जगह है वहाँ से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ विशिष्ट मेहमान भी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए जुड़े। एक बार फिर से उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रोशन गौड़ साहब जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोशन गौड़ जी। हमारे साथ कांग्रेस कार्यालय बेंगलुरु से आयशा खानम जुड़ी हुई हैं, जेडीएस कार्यालय से नीरज सिंह जुड़े हैं, शैलेंद्र मिश्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ भाजपा कार्यालय बेंगलुरु से। और मुझे लगता है आंचल सबसे पहले हमें आयशा से बात करना चाहिए कि बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ एग्जिट पोल के जो रुझान आए थे उसके बाद कांग्रेस दफ्तर में कुछ सरगर्मियां बढ़ गई होंगी। आयशा, काफी दिनों बाद कांग्रेस दफ्तर में रौनक नजर आ रही है क्या? जी देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को उम्मीद नजर आ रही थी जब एग्जिट पोल के नतीजे उनकी ओर इशारा कर रहे थे। तो कांग्रेस के दफ्तर में कल हमने देखा काफ़ी भारी मात्रा में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। और दफ्तर के अलावा कांग्रेस कई अलग अलग जगहों पर भी कुछ और तैयारियां करती हुई नजर आ रही, क्योंकि नतीजे आने के बाद कांग्रेस को अपने अपने विधायकों को एक साथ एकजुट रखना बहुत ज़रूरी है। तो कल कई स्टार होटल्स और कई वरिष्ठ नेताओं के घर पर बैठकें हुई, कई जगहों पर बैठकों का सिलसिला जारी रहा। और खास बात यह है कि कांग्रेस के एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से हैं। तो कर्नाटक में ये उनका पहला लिटमस टेस्ट है, पहला उनका एक अग्नि परीक्षा है। तो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाते हैं तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अपनी एआईसीसी अध्यक्षता पद पर एक पहली जीत होगी। तो एआईसीसी अध्यक्ष के घर पर भी काफी भारी मात्रा में कल लगातार बैठकों का सिलसिला जारी रहा। और ये तैयारी रही कि कैसे शुरू में ही जैसे रुझान आना शुरू हो जाएंगे तो कैसे विधायकों को एक साथ एकजुट रखा जाए और कैसे अगर विधायकों को एकजुट रखने की बात हो रही है, लेकिन अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो उस स्थिति में कांग्रेस को कितना भरोसा है कि जेडीएस उसके साथ आ जाएगी, या उसे इससे लेकर भी कुछ आशंका है? जी देखिए, कांग्रेस को उम्मीद है कि कांग्रेस करीब 130 सीटें जीत रही है और कांग्रेस लगातार यही दावा कर रही है कि 130 सीटों के साथ वो पूर्ण बहुमत सरकार बना लेगी। लेकिन बीजेपी को भी भरपूर उम्मीद है कि 120 सीटें बीजेपी के पाले में आ रहे हैं। लेकिन इधर हमने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान ही कई जगहों पर जेडीएस ने कुछ इलाकों में खुलकर प्रचार किया था और कहा था कि जहां जहां पर जेडीएस के उम्मीदवार कमजोर हैं, जहां पर जेडीएस की जीतने की उम्मीद नहीं है, वहां पर खुलकर कांग्रेस को वोट दे दिया जाए। तो ये खुद कुमारस्वामी ने भी ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कई जगहों पर कि जहां जेडीएस कमजोर है वहां कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि चुनाव प्रचार के दौरान ही कुछ सांठगांठ कांग्रेस और जेडीएस के बीच हो रही है। लेकिन कुमारस्वामी के पास अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है तो कुमारस्वामी के पास एक लंबी लिस्ट है, शर्तों की लिस्ट है। ये शर्तों की लिस्ट कांग्रेस अगर मान लेती है तो कांग्रेस सरकार बना सकती है। लेकिन जो शर्तें कुमारस्वामी रख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया जाए और जो अहम पोर्टफोलियोज हैं उनकी पार्टी को दिए जाए, जैसे होम मिनिस्ट्री हो, पीडब्ल्यूडी हो और इरिगेशन, ये तमाम जो मलाईदार पद हैं, ये तमाम चीजें जो है जेडीएस के पाले में आए। और कुमारस्वामी को कोalition सरकार चलाने का बहुत अच्छा सा अनुभव हो चुका है अभी, क्योंकि साल 2004 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई, 2020 की सरकार बनाई, 20 महीने जेडीएस का मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री होगा, 20 महीने बीजेपी का होगा, लेकिन उन्होंने 20 महीने के बाद बीजेपी को मुख्यमंत्री पद देने से इनकार कर दिया, फिर वो सरकार गिर गई। और उसके बाद 2018 में भी उन्होंने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, और तब भी उनका जो एक्सपीरियंस था, जब भी उन्होंने इसी तरह की शर्तें रखी थी कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से हो और जो तमाम टॉप पोस्ट है वो पार्टी को दे। तो कांग्रेस इस वक्त ऐसी स्थिति में नहीं है कि ये तमाम चीजें कुमारस्वामी का जो लिस्ट है ये मान ले। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या लेन देन होता है, क्या तोल भाव की राजनीति होती है, तोल मोल की राजनीति होती है, और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि क्या कर्नाटक में बहुमत हासिल करके कोई एक पार्टी सरकार बनाती है या फिर जेडीएस दोबारा किंग मेकर, सो कॉल्ड किंग मेकर की भूमिका में आती है। और अहम बात यहाँ पर यह है कि वो लगातार कह चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि मैं कर्नाटक का बेटा, उन बेटे की बात कितनी मानी जाती है अपनी पार्टी वाले, क्योंकि हमने देखा कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच भी खींचतान देखी गई है पार्टी में। आप सबके पास वापस आएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार बताएं, बने रहिएगा कि जो तमाम वीवीआईपी कैंडिडेट्स हैं, वो हाई प्रोफाइल सीट्स जिन पर सबकी नजर रहने वाली है, कौन है वो उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला किया गया है तय। बसवराज बोम्मई वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, विधानसभा सीट चिटगांव है जहां से वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया, और क्या रणनीति होगी इसके पीछे, इस पर हम अपने विशिष्ट मेहमान और हमारे जो तमाम संवाददाता जुड़े हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सिद्धारमैया कांग्रेस वरुणा सीट, विधानसभा सीट, अहम सीट, पूर्व मुख्यमंत्री इस सीट से लगातार 2008 और 2013 में जीते और लगातार अपनी जीत का दावा करते हुए। वहीं विधानसभा सीट वरुणा से वी सोमन्ना भाजपा के बड़े दिग्गज नेता, आवास और बुनियादी ढांचा विकास मंत्री हैं कर्नाटक के, और इसी पर फोकस रखा गया तमाम जो घोषणा पत्र जारी किए गए तमाम पार्टियों द्वारा। निखिल कुमारस्वामी जेडीएस, पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे, रामनगरम सीट विधानसभा सीट, और लगातार जेडीएस पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। वहीं कनकपुरा से डीके शिव कुमार, जिन पर सारे देश की नजर हमेशा लगी रहती है, कुछ ना कुछ वजहों से खबरों में रहते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार, सबसे अमीर उम्मीदवार, और इनके अगेंस्ट खड़ा किया आर अशोक, भाजपा ने खड़ा किया राजस्व मंत्री है कनकपुरा से। और इस कनकपुरा सीट की अगर बात की जाए तो काफी ऐतिहासिक और दिलचस्प सीट है। जगदीश शेट्टार दामन छोड़ा बीजेपी का, शामिल हुए कांग्रेस में। हुबली धारवाड़ सेंट्रल पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हुबली धारवाड़ सेंट्रल यानी धारवाड़ वो जगह जहां से पेड़ा मिलता है, मशहूर। पेड़ा खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे ये पता लगेगा आपको, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। फिर इसके अगेंस्ट बीजेपी ने खड़ा किया है महेश तेंगिकाई को, भाजपा के उम्मीदवार। वहीं जे प्रीतम गौड़ा भाजपा के युवा फायर ब्रांड नेता हासन सीट से खड़े हुए हैं। अपने चुनावी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बयानबाजी वोटों में तब्दील होगी या नहीं ये पता लगेगा। वहीं कोलार सीट से वरथुर प्रकाश भाजपा के दिग्गज उम्मीदवार हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। ये तमाम सीट से तमाम दिग्गज उम्मीदवार हैं। एचडी कुमारस्वामी पूर्व मुख्यमंत्री, एचडी देवेगौड़ा के बेटे, अच्छा खासा कद है राजनीति में, कई दशकों से राजनीति में किंग मेकर कहा जा सकता है। आने वाले 3-4-5 घंटे में किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। वहीं चन्नपटना सीट से सीपी योगेश्वर भाजपा के उम्मीदवार हैं, पूर्व मंत्री हैं और भाजपा के एमएलसी हैं, और लगातार उनको भी टिकट दिए गए हैं प्रखर, जो पार्षद रह चुके, ताकि वो जो जमीनी हकीकत है उससे वो लगातार रूबरू करवाते रहें। विजेंद्र येदियुरप्पा भाजपा, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे, शिकारीपुरा सीट। हालांकि येदियुरप्पा जो है उन्होंने साफ तौर से कहा था कि वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन सीएम कैंडिडेट वो नहीं है। लक्ष्मण सावदी दामन छोड़ा बीजेपी का, कांग्रेस में शामिल है पूर्व मुख्यमंत्री, इनसे भी लगातार उम्मीदें रहेंगी पार्टी को। अथानी सीट से महेश ईरान गोड़ा कुमारथल्ली भाजपा के उम्मीदवार हैं, वर्तमान विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, एक बार फिर से यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। एस कुमार बंगारप्पा भाजपा, पूर्व मुख्यमंत्री एस बंगारप्पा के बेटे, सोराब सीट है। और सबसे अहम बात है कि दो भाइयों की जंग है और दोनों भाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला है। एस मधु बंगारप्पा वो कांग्रेस से खड़े हैं, पूर्व मुख्यमंत्री एस बंगारप्पा के बेटे हैं, सीट सोराब। तो यहां भी जो मुकाबला है वो दिलचस्प होने वाला है देखने में। वहीं गोकक सीट से रमेश जरकीहोली हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं, पूर्व जल संसाधन मंत्री हैं, एक बार फिर यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। तो ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जिन पर बेल्लारी सीट, ये बड़ी मशहूर सीट रही है, यहाँ से भी हम अभी नतीजे थोड़ी देर में आना शुरू होंगे, रुझान आना शुरू होंगे। और खासतौर पे ये हमारे साथ देखा था, एक सेकंड, हमने ये देखा था कि तमाम जो दृष्टि पत्र रिलीज किए गए थे, जो मैनिफेस्टो रिलीज हुए थे प्रखर, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर जो परिवहन व्यवस्था है, जो संपर्क है, उसको कैसे स्थापित करना है, जनता को ये वायदे किए गए कि इसे और सुदृढ़ बनाया जाएगा। तो उस लिहाज से वो सीट बेहद है। जी, हमारे साथ रोशन गौर साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कर्नाटक की राजनीति को समझते हैं। रोशन साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो पूरे चुनाव हुए उसमें
जो निकल कर जो सामने आया वो पीएम मोदी फैक्टर। पीएम मोदी को माना जाता है परफेक्ट, जिसको कहते हैं फिनिशर, परफेक्ट फिनिशर। कई मौके पर वो बीजेपी के लिए ये काम कर चुके हैं और इस बार उन्होंने 7 दिन कर्नाटक को दिए, 19 सभाएं करी, 6 रोड शो करे और 19 जिले कवर किए, जिसमें 164 विधानसभा सीट आई थी। मोदी फैक्टर, क्या वो फिर से परफेक्ट फिनिशर साबित होंगे? देखिए, केवल कर्नाटक ही नहीं, पिछले 8-9 सालों में अगर आप देखें जितने भी चुनाव हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुने गए हैं और लोगों ने उन पर कहीं ना कहीं विश्वास भी जताया है। अगर आप बीच में 1-2 चुनावों को छोड़ दें, जैसे हिमाचल को छोड़ दें, तो लगभग लोगों ने अपना विश्वास प्रधानमंत्री पर जताया है। और कर्नाटक में भी जो जिस तरह से उन्होंने लगातार वहाँ 7 दिनों तक चुनाव प्रचार किया और लंबी जैसे बेंगलुरु में ही उन्होंने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था, तो इसका असर पड़ता है। और प्रधानमंत्री के नाम पर इसलिए पड़ता है कि प्रधानमंत्री की जो साख है पिछले 9 सालों से लोग देख रहे हैं, तो इसके कारण निश्चित तौर पर उसका असर जगह जगह आपको दिखेगा। लेकिन जो उसका परिणाम आएगा वो तो खैर हमें 1-1.5 घंटे या 2 घंटे बाद पता लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर चेहरा थे और इसलिए इस बार कर्नाटका में किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया गया था। और शायद वो रीजन ये भी रहा होगा कि जो कर्नाटक की राजनीति रही है, जो लिंगायत और वोकालिंगा के बीच रहती है, फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो बराबरी टक्कर थी, फिर थोड़ी सी बीजेपी के कुछ नेता नाराज हो गए थे, तो शायद ये भी एक रीजन रहा होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया, प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। तो वो मुझे लगता है कि कुछ समय अभी हमें इंतजार करके पता लगेगा कि लोगों ने किस पर विश्वास ज्यादा जताया। लेकिन निश्चित तौर पर जो आपने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है और लोग उस पर विश्वास भी जताते हैं। गौरव साहब, इसमें कि एक अहम ट्रेंड ये भी देखा गया कि जब भी मतदान प्रतिशत बढ़ता है, खासतौर पर अगर साउथ को हम आकलन करने की कोशिश करें, तो सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा होता है। और साफ तौर पर राज्य में अब तक 14 चुनाव हुए, जिसमें से 8 बार चुनाव जीते गए, जिसमें मुकाबले में खास तौर पर जनाधार और वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है। तो क्या ये जो हम एक लगातार तमाम पोल्स देख रहे हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं, या फिर जिस त्रिशंकु विधानसभा का जिक्र किया जा रहा है, जो कि किसी भी राज्य की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं होता, उस तरफ जाते हुए? देखिए, जो आपने बात कही है कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो सत्ता परिवर्तन होगा, ऐसा एक ट्रेंड से चलता है। लेकिन हमने पिछले गुजरात चुनाव में देखा कि कितना ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़ा था, बीजेपी ने वहाँ पे लैंडस्लाइड विक्ट्री की थी। तो ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, ये ऐसा होता है, ट्रेंड है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। दूसरा जो आपने बात कही त्रिशंकु की, मैं कर्नाटक के रिजल्ट देख रहा था, तो एक तो पिछले करीबन 38 सालों से हम जो देख रहे हैं कि कर्नाटक में कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो दोबारा सत्ता में नहीं आई है। तीसरी बार हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में पिछले अगर हम 20 सालों की बात कर लें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। और इसी कारण वहाँ जो कुमारस्वामी जो कम वोट लाते हैं, कम सीटें लाते हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। चाहे वो बीजेपी के साथ रहे हों तब वो मुख्यमंत्री बने, चाहे वो कांग्रेस के साथ रहे हों, केवल उनकी 37 सीटें आई थी पिछली बार, वो मुख्यमंत्री बन गए। तो जो जेडीएस है वो किंग मेकर की भूमिका में इसलिए रहती है क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो फिर वो अपना तोलमोल करके, और जैसे उन्होंने अभी चुनाव परिणाम नहीं आए हैं और एग्जिट पोल के आधार पर ही उन्होंने मुख्यमंत्री रोशन जी, आपने बिल्कुल सही बात की। कुमारस्वामी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। और स्टूडियो से निकलकर अब सीधे चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र जो है बीजेपी हेडक्वार्टर से मौजूद थे, और जैसा रोशन हमारे गेस्ट बात कर रहे थे और कुमारस्वामी किंग मेकर हैं ये बता रहे थे, आयशा खानम ने इसके पहले कहा कि कुमारस्वामी की जो शर्तें होती हैं बहुत कठिन शर्तें होती हैं। शैलेंद्र, बीजेपी अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो इस स्थिति में क्या कुमारस्वामी को साध पाएगी? ये देखिए, ये सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि बीजेपी को कितनी सीटें आती हैं और जेडीएस अपने राजनीतिक वजूद को कितना बचाने में कामयाब हो पाती है कर्नाटक की राजनीति में। चूंकि चुनाव जब हो रहे थे तब ये कहा जा रहा था कि जेडीएस की ये कोशिश है कि वो अपने अस्तित्व को बचाए और मजबूती दिखाए उन क्षेत्रों में, ओल्ड मैसूर और जहां पर एक जनाधार रहता है। निश्चित तौर पर अगर कोई इस तरह से स्थिति आती है कि जहां पर जेडीएस के बिना कोई सरकार नहीं बनती है, या कांग्रेस पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की, तो जरूर भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि कुछ एक बातचीत हो, कुछ बीजेपी की तरफ से कुछ प्रस्ताव रखा जाए, कुछ उनके प्रस्ताव मानने की कोशिश की जाए। लेकिन मुख्यमंत्री पद
जेडीएस को दे दिया जाए, ऐसे कोई संकेत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल मिले नहीं है। और हमने देखा कांग्रेस भी इस बात को लेकर ये कहती रही है कि वो मुख्यमंत्री पद देने वाली नहीं है। तो इस बार ये निर्भर ये करेगा। लेकिन शैलेंद्र, जिस तरह का बदलाव अभी बीजेपी की रणनीति में देखने को मिला है महाराष्ट्र में देखने को मिला कि जो छोटा दल था जिसके विधायकों की संख्या कम थी, उसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे को दे दिया गया। तो राजनीति में किसी भी तरह की जो भविष्य में उसका आकलन करना मुश्किल होता है, क्योंकि संभव कुछ भी हो सकता है। प्रखर उसी पे आ रहा था कि देखिए, इससे पहले भी एक बार हुआ, जब पहली बार एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे तब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही बने थे। और हमने देखा था उस वक्त एचडी देवगौड़ा ने क्या कुछ कहा था, और दरअसल उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। और ये कहा गया था कि कर्नाटक की राजनीति में एक ज्योतिषियों की भूमिका होती है। ये कहा गया कि कुमारस्वामी इसलिए मुख्यमंत्री बने चूंकि उनके ज्योतिषी ने बताया कि अगर इस वक्त मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो कर्नाटक की राजनीति में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस के समर्थन से बन गए। 38 सालों में कोई दल जो दोबारा सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ वापस नहीं आया है। कांग्रेस ने एक बार पिछले 20 सालों में सत्ता जरूर पूर्ण बहुमत से हासिल की है। तो हमने देखा है कि जेडीएस की भूमिका कहीं ना कहीं रही है, जेडीएस के समर्थन की दरकार रही है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए। तो उस भूमिका को किस तरह से जेडीएस सामने लाएगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी सीटें जेडीएस को मिलती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी कि जेडीएस के मजबूत गढ़ पर बहुत फोकस किया जाए, मेहनत किया जाए, जिससे बीजेपी की जो कोर कसर रह गई थी 2018 में वो पूरी हो। लेकिन अब जब एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि जेडीएस को भी ठीक ठाक सीटें आ सकती है, तो निश्चित तौर पर एचडी कुमारस्वामी अंदर से प्रसन्न होंगे। उन्हें लगता होगा कि कर्नाटक की राजनीति में उनकी अहमियत बनी रहेगी। लेकिन ये तब दिखेगा जब रुझान थोड़े साफ होंगे कि क्या जेडीएस की भूमिका होती है। लेकिन ये सही है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर दूसरे दल को सत्ता पाने से रोकना है तो हमने देखा है कि कई बार वैचारिक का अगर मतभेद हो भी तब भी दो दल साथ चले जाते हैं। बहुत एक बात जो मैं और जिक्र करना चाहता हूँ कि बीजेपी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं है, पहली बार नहीं दुश्मन है। असम में भी हमने देखा था कि वहां पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। तो कोई स्थायी दुश्मन नहीं, कोई स्थायी दोस्त नहीं राजनीति में, और संभावनाओं का नाम ही तो राजनीति है। आप सभी के पास वापस आएंगे। हम जानते हैं कि आज कर्नाटक के लिए अहम दिन है, लेकिन ये अहम दिन एक और राज्य के लिए है। किसके लिए? ये अहम दिन है उत्तर प्रदेश के लिए भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए भी आज मतों की गिनती होगी। कब से? सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 2 चरणों में 760 नगर निकायों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें 14,684 पदों पर चुनाव में 17 महापौर, 200 नगर पालिका अध्यक्ष, 545 नगर पंचायत अध्यक्ष, 1,420 पार्षद पदों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होना है। चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन की तरफ से मतगणना स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले बैलेट वोट की गिनती होगी, फिर ईवीएम के जरिए हुए जो मतदान है उसके लिए मतगणना शुरू होगी। इस बार यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों ने चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंकी थी। नगर निकाय चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ था। पहले फेज की वोटिंग 4 मई को हुई थी, वहीं दूसरे फेज में 11 मई को वोट डाले गए। पहले चरण में 37 जिलों में मतदान हुआ, वहीं दूसरे चरण में 38 जिलों में वोट डाले गए। तो आज का दिन यूपी नगर निकाय का भी निर्णायक दिन है। किस तरह से वहां पर जनता फैसला लेती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन नजर हमारी कांग्रेस कार्यालय, बीजेपी कार्यालय और जेडीएस में क्या हो रहा है उस पर भी है। हमारे साथ विशिष्ट मेहमान हैं, तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए कर्नाटक के जनादेश के साथ। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए
स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF प्लस की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF प्लस बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF प्लस या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF प्लस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। सभी का एक बार फिर स्वागत है जनादेश कर्नाटक चुनाव का, जहां हम बात 2023 के नतीजों की कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव में, लेकिन पिक्चर है ये 2024 के लोकसभा चुनाव की भी। इस पर भी करेंगे चर्चा हमारे साथ विशिष्ट मेहमानों के साथ साथ तो तमाम रिपोर्टर्स हैं वो जुड़े हुए हैं। आयशा खानम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। आयशा, आपके पास आना चाहूंगी। लगातार आरक्षण का एक मुद्दा है जिस पर तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने बयानबाजी की और इसीलिए लगातार कर्नाटक में कांग्रेस से बीजेपी ये पूछती नजर आई हर प्रचार प्रसार में कि अगर वो आरक्षण में कटौती करती है, अगर वो आरक्षण बढ़ाती है, जिसमें वो मुस्लिम आरक्षण की बात करी है, तो किसका आरक्षण कम करेगी। ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है, कितना अहम आज के खास तौर पर वोटिंग परसेंटेज को लेकर साबित होने वाला है। आयशा जी देखिए, ठीक चुनाव से पहले बीजेपी ने ये कदम उठाया कि जो अल्पसंख्यकों का आरक्षण था, जो मुस्लिम्स का आरक्षण था 4%, उसे 2% कलिगास में बांट दिया और 2% लिंगायत में। देखिए, लगातार कई समय से लिंगायत की और कलिगास की ये मांग थी कि उनके जनसंख्या को देखते जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन बढ़ाया जाए। तो ये मांग को कई जगहों पर इसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ, कई मठ इस पूरे मांग में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो ऐसे में सरकार के सामने लिंगायत और वक्कलिगास को नाराज करने के लिए कोई वजह नहीं थी। तो यही वजह थी कि जो मुस्लिम आरक्षण था, जो 4%, उसे इन दोनों समुदाय में बांट दिया गया। और ये बीजेपी ने कहा कि कानूनी तौर पर अगर संविधान की बात करें तो संविधान के आधार पर किसी भी धर्म के आधार पर किसी को भी रिजर्वेशन देना सही नहीं है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है बीजेपी ने सामने रखा। तो प्रचार के दौरान कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने की भरपूर कोशिश की। कांग्रेस ने यह भी कह दिया कि अगर वो सत्ता में आती है तो ये जो आरक्षण की बात है, जो 4% रिजर्वेशन दोनों समुदाय में बांट दिया गया, उसको वापस रिस्टोर करेगी। तो ये कांग्रेस ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक टूल दे दिया इस पूरे मुद्दे को। लेकिन अब ये मामला कोर्ट में है और इस पर सुनवाई
जून 25 तारीख को होगी। तो ये बहुत ही दिलचस्प रहा। लेकिन आरक्षण की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आरक्षण जो लिंगायत और ओकलिगास में 2-2% बढ़ा है, इससे बीजेपी को कुछ हद तक बीजेपी को इसका फायदा भी हो सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लिंगायत समुदाय क्या फैसला करता है। देखिए, कर्नाटक में हमेशा से लिंगायत समुदाय की तरफ इशारा होता है कि ये निर्णायक वोटर्स हैं, डिसाइसिव वोटर्स हैं। तो ये लिंगायत समुदाय किस ओर वोट कर रहे हैं, उनका रुझान किस तरफ है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि मध्य कर्नाटक में ये माना जा रहा था जगदीश शेट्टर के पार्टी छोड़ने के बाद कि लिंगायत कुछ हद तक नाराज हैं। बीच में एक लेटर भी आया लिंगायत थिंकर्स फोरम की तरफ से, और ये कहा गया कि तमाम लिंगायत कांग्रेस को वोट करे। लेकिन फिर बीजेपी ने कहा कि ये एक फेक लेटर है और फेक ऑर्गेनाइजेशन है। तो लिंगायत ही इस चुनाव में भी निर्णायक डिसीजन मेकर होंगे। और दूसरी तरफ ये आरक्षण का मुद्दा जो है, 4% जो मुस्लिम्स के आरक्षण था, और जब ये बढ़ गया दूसरे समुदाय में, तो इधर कांग्रेस को लगने लगा कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है। मुस्लिम वोट कांग्रेस को लग रहा है। जो यहाँ पर जो संख्या है 13% है मुस्लिम वोट भी। तो कांग्रेस को लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये इनके लिए फायदा साबित हो रहा है। तो ये एक दिलचस्प राजनीति देखी गई आरक्षण के दौरान। और लेकिन हालांकि बीजेपी लगातार कोशिश करती रही कि इस चुनाव के दौरान किसी भी एक विशेष समुदाय पे निर्भर नहीं होना है। क्योंकि लिंगायत में जिस तरह के टॉल लीडर्स रहे, वकलिगा में टॉल लीडर्स रहे, लेकिन बीजेपी ने यह साफ कर दिया था कि तमाम समुदाय को एक साथ लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास होना है। लेकिन फिर भी चुनाव के अंत तक होते होते ये बात सामने आ रही है कि अब लिंगायत का वोट एक डिसाइसिव वोट रहेगा, वो निर्णायक फैसला करेंगे, खासकर मध्य कर्नाटका और उत्तर कर्नाटका में। यहाँ पर तस्वीर क्या बदलेगी या नहीं, इस पर लगातार हमारा फोकस रहेगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं समीर चौगांवकर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। समीर जी, जिस तरह से लगातार आयशा कह रही हैं, क्या कांग्रेस के जो रणनीतिकार है वो भी मान रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर, जो उनका कहना है, जेडीएस का कमजोर प्रदर्शन, एक मुश्त वोट, जिसमें वो साफ तौर पर कुर्बा जाति की बात कर रहे हैं, एससी एसटी और ओबीसी में पुरानी पैठ को जगाने की बात कर रहे हैं, साथ ही शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मतदान उनकी जीत का रास्ता प्रशस्त करती है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने कई चुनाव देखे होंगे। क्या जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, कितना सटीक आंकड़न है उनका? बिल्कुल, मैं कर्नाटक गया था, 15 दिन का दौरा किया था मैंने कर्नाटक में इस विधानसभा चुनाव के दौरान। तो मेरा भी ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक था वो शहरों में ज्यादा रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र का वोट बैंक जो रहा वो बेसिकली जेडीएस का वोकलिंगा क्षेत्र जो है दक्षिण का, वहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान आते हैं, जो वोकलिंगा समुदाय से आते हैं, उनका जेडीएस के पास ज्यादा वोट बैंक रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र का एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के पास भी रहा है। लेकिन इस बार जेडीएस को एक बड़ा झटका ये लगने जा रहा है कि वोकलिंगा का जो बड़ा वोट बैंक है उसमें से काफी बड़ा हिस्सा कांग्रेस को जाने वाला है, क्योंकि डीके शिव कुमार वोकलिंगा नेता है, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार हैं। तो वोकलिंगा समाज को डीके शिव कुमार ने मैं संदेश दिया हुआ है कि भाई अगर आप मुझे वोटिंग होती है तो मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। तो वो ग्रामीण क्षेत्र में भी बेसिकली, और कृषि की जो समस्या जो रही थी उसको लेकर भी अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपनी बात बहुत अच्छे से पहुंचाने में सफल नहीं रही है। कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्र में काफी अच्छा संपर्क किया है, और उसका फायदा मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्र से मिलना तय है। आपने कांग्रेस के फायदे की बात की समीर, आप 15 दिन करीब कर्नाटक में रहकर आए। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस का जो प्रचार था वो बहुत अच्छा जा रहा था शुरुआत में, लेकिन जब मैनिफेस्टो आता है और जब उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर लेती है और बीजेपी इस मुद्दे को उठा लेती है, तो उसके बाद कांग्रेस एक बैकफुट पर आती नजर आती है। पूरे मुद्दा था, जो बजरंग बली का जो मुद्दा था, वो कितना बैकफायर किया है कांग्रेस को? बिल्कुल, ये जो बजरंग बली का जो मुद्दा उठाया कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा, और पीएफआई से उसकी जो तुलना कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हुई है, मुझे लग रहा है कांग्रेस के स्थानीय नेता भी इस बात से नाराज थे, और वो पूछ रहे थे कि भाई ऐसी क्या जरूरत थी कि इस चुनाव में, जिसमें हमें ऑलरेडी एक बढ़त मिली हुई है, हम बजरंग दल को लेकर आए, जिससे यह मैसेज जाए कि हम हिंदू विरोधी है। तो मुझे लग रहा है कि स्थानीय के कई नेताओं से मैंने बात की, वो भी इस बात से सहमत नहीं थी कांग्रेस के इस बात से लेके। हालांकि किसने बजरंग दल को बैन करने का मैनिफेस्टो में शेट्टार को आकर कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण देना पड़ा अपने ही मैनिफेस्टो पर, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत सवाल खड़े करता है पार्टी की आंतरिक स्थिति को लेकर। लेकिन हम स्थिति की बात करते हैं तो 2018 में जिस तरह से चुनाव हुए थे, एक बार
अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि किस कुछ तरह देर से बाद ये जो 2018 के नतीजे थे अब इतिहास का विषय बन जाएंगे, क्योंकि नए नतीजे आने वाले हैं। तो एक आखिरी बार देख लेते हैं 2018 में क्या हुआ था। ये देखते हैं कि किस तरह का चुनावी जो है रंग था 2018 के विधानसभा चुनाव का। तो भाजपा को 104 सीटें, कांग्रेस 80, जेडीएस 37 सीटों के साथ जो चुनावी परिणाम है ये घोषित हुआ था और इसमें भाजपा ज़्यादा सीटें लेकर आई थी। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये कि लगातार जिसका जिक्र प्रखर तमाम गेस्ट और तमाम हमारे रिपोर्टर्स भी कर रहे हैं कि लगातार जेडीएस जो है एक किंग मेकर की भूमिका में। और अभी कुछ देर पहले जो मैं बयानबाजी पढ़ पा रही हूँ एच डी कुमारस्वामी की, उन्होंने कहा कि मुझसे अभी तक किसी ने किसी भी विषय में संपर्क नहीं किया है और कुछ ही देर में पहला रुझान भी हमारे सामने आएगा। जी समीर, आप जो बता रहे थे कि कांग्रेस को कितना बैकफायर किया है बजरंगबली के मुद्दे ने। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपनी रैलियां शुरू की, लगातार जिस हिसाब से बजरंगबली का जिक्र किया, बजरंग दल का जिक्र किया, और वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बहुत संगठित तरीके से आखिरी के 48 घंटे में घर घर व्हाट्सएप के द्वारा, मेल के द्वारा, SMS के द्वारा और अपने स्थानीय संगठन के द्वारा यह मैसेज भेजने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस में सत्ता आती है तो बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है लोकल लेवल पे एक मैसेज ये भी तो है ना, देखिए ये जो आंकड़ा है 2018 के वोट शेयर का समीर जी, जिसमें जहां पर वोट शेयरिंग अगर देखी जाए तो वो कांग्रेस की ज्यादा है, भाजपा की कम। तो ये तस्वीर क्या करीब 2% वोट का अंतर था। आप देखेंगे सिर्फ 2018 में नहीं, पिछले 4 चुनाव में कांग्रेस को वोट परसेंट हमेशा ज्यादा रहा है भारतीय जनता पार्टी से, लगभग 1.5 से 2% का ज्यादा रहा है। लेकिन सीटें भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कांग्रेस से ज्यादा आ रही। उसका एक बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस का वोट बैंक पूरे कर्नाटक में फैला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कुछ क्षेत्रों में से बेंगलोर सेंट्रल के अंदर है उनका, महाराष्ट्र कर्नाटका के अंदर उनका है, तटीय कर्नाटका में उनका बहुत स्ट्रांग वोट बैंक है। तो एक इसका इकट्ठा वोट बैंक है। क्या हम इसको मान सकते हैं समीर जी कि जिस तरह से हम ये जो वोट शेयरिंग बता रहे हैं, सीट्स के बारे में बात हो रही है, ये तमाम जो आंकड़े दिखा रहे हैं, एक बार क्षेत्रवार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मुंबई कर्नाटक की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें भाजपा के पास है, और अगर हम बात करें यहाँ पर मध्य कर्नाटक में भी भाजपा के पास ज़्यादा सीटें। लेकिन यही स्थिति जो है खराब होती हुई कैसे कि 27 सीटें दक्षिण कर्नाटक की वो जेडीएस के पाले में। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि भाजपा लिंगायत में, कांग्रेस कुरबा में, जबकि जेडीएस जो है वो वोकालिंगा में पुरानी पैठ कायम करने में कामयाब है? क्या ये तस्वीर बदलेगी? क्योंकि बहुत तरीके के समीकरण हमने बनते हुए देखे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, एंड में रोड शोज किए गए। ये जो भावनात्मक पिच है भाजपा की, जिसमें लगातार कांग्रेस खेलती नजर आई, और ये जो कम अंतर की सीट्स हैं, जिसमें मस्की अगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो कांग्रेस यहाँ मात्र 213 के जो वोट मार्जिन है उससे जीती। पावागढ़ सीट की बात की 409, हिरेकेरूर सीट यहाँ 555। तो ये जो अंतर है ये बढ़ेगा या घटने की उम्मीद आप मान रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इस बार दक्षिण कर्नाटक एक बड़ी भूमिका प्ले करने वाला है जो चुनाव परिणाम आएंगे। देखिए, दक्षिण कर्नाटक हमेशा से देवगौड़ा का स्ट्रांग होल्ड रहा है। जब से देवगौड़ा की पार्टी बनी है 1999 से लगातार देवगौड़ा ने दक्षिण कर्नाटक में बेहतर प्रदर्शन किया और उसी के दम पर कुमारस्वामी 2 बार प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, जबकि तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद भी। तो उनका भी पूरा फोकस इसी तरफ है कि भाई किसी भी तरीके से दक्षिण कर्नाटक की सीटों में से हम 35 से 40 सीटें जीत सके, जिससे दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बहुमत नहीं मिले और फिर वह सरकार बनाने की स्थिति में आ सके। मैं 2018 का एक आपको उदाहरण देता हूं कि जब 2018 के चुनाव परिणाम लास्ट आने के स्टेज में थे, उसी समय सोनिया गांधी ये बात समझ गई थी कि अब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल रहा है और जेडीएस किंग मेकर बनेगा। सोनिया गांधी तुरंत राहुल गांधी के घर गई थी 2018 में, वहां से उन्होंने देवगौड़ा से बात की और गुलाम नबी आजाद जो उस समय कर्नाटक का मामला देख रहे थे, हालांकि प्रभारी तो केशव वेणुगोपाल थे, लेकिन चुनाव की जिम्मेदारी गुलाम नबी आजाद के पास थी, उन्हें तुरंत कुमारस्वामी के घर भेजा बेंगलोर में। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से 2018 में कांग्रेस ने तुरंत जेडीएस से बात करके मुख्यमंत्री का पद देकर सरकार में सहभागी बने। कह रहे हैं ना कि मुझसे किसी ने बात ही नहीं की अभी तक, मतलब वो कह रहे हैं 2 दिन रुकिए। इस बार इसलिए बात नहीं, क्योंकि इस बार कांग्रेस को जो लग रहा है कि भाई हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस के अपने सर्वे में भी और बाकी एजेंसी ने भी सर्वे किया, उसमें यह कहा है कि कांग्रेस को इसमें बढ़त मिल रही है। तो कांग्रेस इस बात को देखना चाहती है कि अगर उन्हें स्पष्ट बहुमत मिलता है। कुमारस्वामी क्या कर सकते हैं जानने के लिए हमें नीरज के पास चलना चाहिए, जो जेडीएस कार्यालय में मौजूद है। हम नीरज चर्चा कर रहे हैं स्टूडियो में कि कुमारस्वामी का रुख क्या होगा, क्योंकि किंग मेकर एक तरह से बन सकते हैं, लेकिन उनके पिता हो चाहे वो हो, अपने पत्ते इतनी आसानी से इतनी जल्दी खोलते नहीं है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि कुमारस्वामी जो है उनका रुख क्या हो सकता है?
राजनीति में जो दिखाई देता है या जो बताया जाता है वो होता नहीं है। कुमार स्वामी जरूर ये कह रहे हैं कि उनसे किसी ने संपर्क नहीं साधा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने दूसरे जो पत्ते हैं वो भी संभाल कर रखती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जो जेडीएस है उसकी भूमिका किस तरह की है, और जो चुनावी सर्वे हैं वो भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में जब जो नतीजे सामने आएंगे तो उसमें अगर 20 से 25 सीटें जेडीएस अगर जीत जाता है तो उस स्थिति में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण जेडीएस हो जाएगा। और यही वजह है लगातार कुमार स्वामी का ये कहना कि वो किंग मेकर की भूमिका में है। और आप इससे पहले कहें कि बिना जेडीएस के यहाँ पर सरकारें नहीं बनी है। केवल एक बार हुआ है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो रिपीट हुई है, लेकिन उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूर्ण बहुमत से किसी ने सरकार यहां पर बनाई हो। बिना जेडीएस के संभव नहीं है। यही वजह है कि जेडीएस थोड़े से इलाकों में अपने आप को फोकस करता है, जैसा कि हमारे गेस्ट भी बता रहे थे कि साउथ कर्नाटक का इलाका है, हसन है, इसके अलावा मांड्या है, ये सारे इलाके हैं जहां पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से कैंपेन की है। भावनात्मक अपील देवगौड़ा की तरफ से भी की गई है कि ये चुनाव उनके लिए एक तरीके से करो या मरो जैसा चुनाव है, और अगर वो काले का जो समुदाय है वो अगर उनके साथ नहीं आएगा तो आने वाले समय में जेडीएस की जो राजनीति है वो कर्नाटक से खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की भावनात्मक अपील भी की है और कुछ इलाकों में फोकस किया है। यही वजह है कि जो जेडीएस है वो थोड़ी सी आश्वस्त दिखाई दे रही है कि अगर दोनों पार्टी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी लड़ाई होती है तो जेडीएस महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। बहुत अहम बात आपने की, इस पर एक टेक रोशन जी करते। रोशन जी, जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि भाई जो दक्षिण कर्नाटक है उसमें अच्छी पैठ है, जब हम जेडीएस का जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस की, लेकिन लिटमस टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो कांग्रेस लगातार, हमने जैसा कहा कि खड़गे साहब का ये लिटमस टेस्ट है। और जीत का सेहरा होता है तो क्या, जैसे प्रखर अभी हम आने से पहले बात करते, जीत का सेहरा होगा तो राहुल गांधी के सर, हार होगी तो खड़गे के सर मर दी जाएगी, क्या लगता है आपको? देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में हर आदमी मौके का फ़ायदा उठाता है। तो चूँकि आपने जो बात कही कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो कर्नाटक के बेटे हैं और ये उनका लिटमस टेस्ट है। अगर वो चुनाव नहीं जीते तो फिर ये केवल खड़गे नहीं, जो गांधी परिवार के इतर जो नेता कांग्रेस में आएंगे उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी कि ये गांधी परिवार के अलावा इस पार्टी को कोई और चला नहीं सकता, ये एक मैसेज आएगा। इसलिए वो बार बार वहाँ रहे और बिल्कुल कर्नाटक से बाहर नहीं निकले। जो आपने दक्षिण कर्नाटका की बात की, दक्षिण कर्नाटका में इस बार तीनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने और जेडीएस का तो वहाँ गढ़ है ही। जो बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार की अभियान की थी वो मांड्या से ही की थी। गृह मंत्री अमित शाह वहीं गए थे और उन्होंने वहीं फोकस किया था, क्योंकि उन्हें पता है कि जो वोकालिंगा वोट है, अगर हमने उसमें सेंधमारी नहीं की तो फिर सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बीजेपी वहाँ उन्होंने ज़्यादा फोकस किया और कांग्रेस ने भी, क्योंकि डी शिवकुमार हैं, उनके पास पैसा है, धन दौलत है, उनके पास ताकत है, तो उन्होंने भी पूरी ताकत अपनी झोंकी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और सिद्धरामैया से उनका सीधे सीधे मुकाबला है। अगर दक्षिण कर्नाटक में सीटें कम हुई तो फिर डी शिवकुमार का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें, जो हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक ट्रेंड आए तो उसमें पता लगे, लेकिन तीनों पार्टियों ने दक्षिण कर्नाटक में इसलिए यहाँ फोकस किया है कि सत्ता की चाबी यहाँ दक्षिण के पास है। द्वार है ना तो आंचल 8:03 हो चुके हैं और वोटों की गिनती का काम करीब करीब शुरू होने वाला। 3 मिनट बाद, मतलब सिर्फ 3 मिनट बाद, 7:57 हो रहे हैं, 3 मिनट बाद वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। शैलेंद्र, हम आपके पास आ रहे हैं। अभी जो स्टूडियो में चर्चा चल रही थी कि वोकालिंगा समुदाय में बीजेपी ने थोड़ी सी सेंध लगाने की कोशिश की है। लिंगायत वोट बैंक हमेशा बीजेपी के साथ रहा है, क्या वोकालिंगा समुदाय में बीजेपी कुछ सेंध लगाने में कामयाब हो पाई है? शैलेंद्र से शैलेंद्र शायद आवाज नहीं जा रही, इस पर एक टेक समीर जी। बिल्कुल, मैंने आपका सवाल सुन लिया जी, बोलिए। निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी की कोशिश यही रही है कि उन इलाकों में फोकस किया जाए जहां पर जेडीएस का प्रभाव रहा है, और यही वजह है कि जेडीएस को इस बात पता थी प्रखर, और हमने देखा कि एचडी कुमार स्वामी ही नहीं, एचजी देवगौड़ा अपनी बेहद जो है एक तरह से कहें बुजुर्ग होने के बावजूद वो चुनाव प्रचार में उतरे और जेडीएस ने पूरी कोशिश की, क्योंकि जेडीएस को लगता था कि कहीं बीजेपी उन इलाकों में सफल न हो जाए, क्योंकि बीजेपी की पूरी रणनीति इस बात को लेकर थी कि जेडीएस के इलाकों में सेंधमारी की जाए, और बीजेपी ने वो कोशिश की भी है और उसके कुछ ना कुछ नतीजे आएंगे, संकेत मिल रहे हैं, जो फीडबैक आया है भारतीय जनता पार्टी को कि कुछ फायदा होगा। देवेगौड़ा का चुनावी मैदान में उतरना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करता है कि जब
उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, हालांकि वो उत्तर की राजनीति है, और जब मुलायम सिंह को खुद उतरना पड़ा था चुनावी मैदान में, सपा हार गई थी, तो कहीं ना कहीं अगर देवेगौड़ा को उतरकर वोट्स की अपील करनी पड़ी कुमारस्वामी के रहते हुए, स्थिति कमजोर है ना पार्टी की। जी देखिए, इसमें आंचल ये बात है कि जब राजनीतिक अस्तित्व बताने की कोशिश होती है तब सर्वस्व न्यौछावर किया जाता है, और जेडीएस को यह पता है कि अगर इन चुनावों में उसको ये मौका नहीं मिलता है किंग मेकर बनने का या फिर मोल तोल करके कुछ अपनी भूमिका बढ़ाने का, क्योंकि हर कोई जो किंग मेकर होता है वो मौका देखकर किंग बनना चाहता है, और हमने देखा कि 2 बार एच डी कुमारस्वामी इस पर सफल भी हुए हैं। देवगौड़ा इसलिए उतरे क्योंकि जेडीएस को यह बहुत अच्छी तरीके से पता है कि 37 विधानसभा सीटें जो जीती थी 2018 में, शायद वो संख्या आने वाली नहीं है, और अगर 2 दर्जन से आंकड़ा नीचे होता है तो किसी एक दल को हो सकता है कि राज्य की राजनीति में बहुमत मिल जाए। तो ऐसे में जेडीएस की भूमिका एक तरह से राजनीतिक मोलभाव के तौर पर खत्म हो जाएगी। तो यही वजह है कि हमने देखा कि पार्टी के पूरे परिवार, चूंकि एक परिवार की पार्टी मानी जाती है देवगौड़ा परिवार की, देवगौड़ा खुद चुनाव प्रचार में उतरे, उनके बेटे एच डी कुमारस्वामी तो चेहरा है ही, उनके भी बेटे वो भी लगातार चुनाव प्रचार करते नजर आए, बेटी दामाद चुनाव प्रचार करते नजर आए। तो कोई कोर कसर देवगौड़ा परिवार ने छोड़ी नहीं है अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए, क्योंकि जब राजनीतिक जमीन बड़ी खबर ट्रैक करते हुए इस वक्त की बड़ी खबर, 1 मिनट से भी कम का समय रह गया था, और इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग दर्शकों के लिए कि कर्नाटक के 36 मतगणना केंद्रों पर मतगणना शुरू हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी ब्रेकिंग, जब 224 विधानसभा सीटों पर कौन बनेगा सरताज, तो 224 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई। राज्य में 34 मतगणना केंद्रों पर यह काउंटिंग, और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि किसके सर सजने वाला है ये ताज, कौन संभालेगा चाबी। करीब 72 से 73% जो है वोटिंग की गई है। सबसे पहले पोस्टर बैलेट की गिनती की जा रही है कर्नाटक में, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और अब से थोड़ी देर बाद कर्नाटक के रुझान आना भी शुरू हो जाएंगे, जिसका पूरे देश को इंतजार है। कई दिग्गजों की किस्मत कर्नाटक में दांव पर लगी हुई है। अहम दिन कर्नाटक की जनता के साथ साथ यूपी की जनता के लिए भी, क्योंकि यूपी नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। यहाँ पर महापौर, पार्षद, तमाम जो नगर निकाय हैं उनके लिए चुनाव हुए हैं। 760 नगर निकायों के लिए मतगणना आरंभ हुई है। बसपा, सपा, बीजेपी, कांग्रेस ने धुआंधार प्रचार किया। 17 नगर निगमों में ईवीएम से मतों की गिनती की जाएगी, तो नगर पालिका परिषद और पंचायत में मतपत्रों की गिनती शुरू। अहम दिन यूपी की जनता के लिए भी कि कैसे वहां पर जो नगर निगमों के जो रिजल्ट आने की संभावना है सबसे पहले वो आएंगे, उस पर भी रहेगी हमारी खास नजर। तो यूपी नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू है। यहाँ पर भी हमने देखा था कि किस तरह से रोड शोज किए गए थे जनता तक पहुंचने के लिए। तो 760 नगर निकायों के लिए ये मतगणना आरंभ है, और ये दिन यूपी की जनता के लिए भी बेहद अहम। वापस रुक कर्नाटक का, जहां मतगणना शुरू, वोटों की गिनती शुरू है, और 224 विधानसभा सीटें हैं जहां पर वोटों की गिनती होनी है। कई ऐसे दिग्गज जिनकी किस्मत दांव पर, बसवराज बोम्मई, सिद्धरामैया, कुमारस्वामी, और राज्य के जो 34 मतगणना केंद्र हैं जहां पर पूरी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं, और इसके बीच चुनाव आयोग ने बेहतरीन काम किया है। हम जानते हैं प्रखर कि किस तरह से फेशियल रिकॉग्निशन, 1 हफ्ता पहले ही वहां पर जो है वो वोटिंग के इंतजाम किए गए थे उन बुजुर्गों के लिए जो वोटिंग स्टेशन तक नहीं जा सकते। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। कर्नाटक में वोटों की गिनती शुरू, तो किसके हाथ लगेगी चाबी और कौन खोलेगा जनता के मन का ताला, इस पर रहेगी सबकी खास नजर। पहले रुझान जैसे ही हमारे सामने आएंगे हम आपके साथ उन्हें साझा करेंगे, और हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। रोशन गौड़ साहब, बड़ी खबर जिसका इंतजार लगातार 10 मई से बहुत पहले से किया, लगातार आज की जो हम चुनावी पंडित, राजनीतिक विश्लेषक, तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार है वो कर रहे थे कि भाई कब मतगणना शुरू होगी। सवाल लगातार यही है कि एक एंटी इनकम्बेंसी जो हमेशा से किसी भी राज्य में चुनाव में होता है कि भाई 5 साल किसी ने सरकार चलाई है, अब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी होता है। लेकिन हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरह से नारा दिया था लगातार भाजपा ने कि भाई राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा। क्या 38 साल का ये मिथक आपको लगता है टूटेगा? मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 38 सालों से जब से कर्नाटक विधानसभा का गठन हुआ
1973 से, तब से तो दूसरी बार किसी की सरकार नहीं बनी। लेकिन चूंकि ऐसे मिथ टूटे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में टूटा है, वहाँ भी पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, उत्तराखंड में ऐसा हुआ। तो कहीं कहीं मिथ टूटते हैं, कहीं कहीं रिवाज टूटता है। तो अभी हमें रिवाज टूटने के लिए बनते हैं, और रिवाज बनते ही टूटने के लिए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, ये वहाँ पे थोड़ा सा मुद्दा था, और इसलिए शायद वो मुद्दा इसलिए भी रहा होगा क्योंकि वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। और 2018 से ही पहले जैसे कुछ दिन के लिए, 5-6 दिन के लिए बीएस येदियुरप्पा सीएम बने, फिर उसके बाद कांग्रेस बड़ी पार्टी होते भी उन्होंने कुमारस्वामी को बनाया, और फिर कांग्रेस और कुमारस्वामी के बीच में जो 2 साल का करीबन 22 महीने का सरकार थी उनकी, उसमें जो आपस के उनके मतभेद थे वो टकराते रहे। फिर उसके बाद फिर बीएस येदियुरप्पा सरकार में आए, फिर उसके बाद बासवराज सरकार में आए। तो इस तरह से जो वहाँ लगातार परिस्थितियां बदलती रही, हो सकता है कि जनता इस बार देखे कि इस बार हमें क्या करना है, किसी एक पार्टी को बहुमत देना है या फिर इसी तरह से खिचड़ी बनानी है। तो जो 6 एग्जिट पोल आए थे, उसमें से 3 में तो ऐसा बताया गया कि ये खिचड़ी टाइप बनने वाली है, 2 में स्पष्ट बताया गया है और 1 में ऐसा बताया गया कि शायद ये रिवाज टूटेगा। तो देखते हैं हम थोड़ा समीर साहब, रोशन जी ने अभी बात की कि रिवाज टूटने की बात की, और रिवाज जो है वो राजनीति में असर दिखाते हैं। एक रिवाज और है भारतीय राजनीति का पिछले 20-22 सालों का, वो रिवाज ये है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमला हुआ है, इसका लाभ बीजेपी को मिला है। और इस कर्नाटक चुनाव में भी कांग्रेस ने गलती दोहराई। जिस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया गया, जहरीला सांप तक कह दिया गया, तो इसका असर क्या कर्नाटक के चुनावी नतीजों में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, पूरे देश के अंदर है। और कर्नाटक में भी प्रधानमंत्री मोदी, जो मैंने ऑब्जर्व किया था कि बहुत लोकप्रिय है वहाँ। जब भी मैं किसी से अधिकारी से बात करता था, कार्यकर्ता से बात करता था या मतदाता से बात करता था, तो वो ये कहते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी में तो हम मोदी को देख के वोट देते हैं, स्थानीय नेतृत्व पे हमें इतना भरोसा नहीं है। और आप देखेंगे मतलब बॉम्बे के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी वहाँ सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ चुनाव प्रचार अभियान अपने हाथों में लिया, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफी एक पॉजिटिव फीलिंग लोगों के बीच में गई है। मुझे लग रहा है इसका परिणाम चुनाव परिणाम में, मैं आपकी बात के समर्थन में आंकड़ा भी थोड़ा सा देना चाहूंगा कि 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे, उसमें बीजेपी के वोट का जो हिस्सा था वो करीब 36.22% था। और जब इसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव होते हैं तो ये 51.72% तक पहुंच जाता है। तो ये दिखाता है कि पीएम मोदी के लिए जो कर्नाटक में है वो जबरदस्त हमेशा एक लहर चलती है। जी समीर। बिल्कुल, और कर्नाटक वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण का स्टेज है। आप देखिए 28 लोकसभा सीटें आती है कर्नाटका से, 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। और वैसे भी अभी ये साउथ का एक बड़ा स्टेट है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो इसको अपने पास रखे, और साउथ में इसके बाद तेलंगाना का चुनाव होना है तो उसका असर वहां पड़े। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समस्या भी है, लगातार वहां मतलब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती रही, लेकिन कर्नाटका को कभी अपना गढ़ नहीं बना पाई। आप देखिए जब पहली बार सरकार में आए तो 3 मुख्यमंत्री देने पड़े, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बना, उसके बाद सदानंद गौड़ा बने, उसके बाद सदानंद गौड़ा के बाद बदलकर शेट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया। आज शेट्टर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वो कांग्रेस से जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। इनके उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि स्थानीय संगठन जो है वो सरकार का भी बहुत एक अच्छा प्रभाव नहीं रहा, और संगठन भी बहुत सरकार के साथ तालमेल करके नहीं रहा। इसके कारण प्रधानमंत्री मोदी को पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेना पड़ी है। तो मुझे लगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर फिर से बनती है तो इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा, इसके अलावा किसी और को नहीं जा सकता। गौर साहब, विवादों के बीच समुदायों, जो तमाम समुदाय रहे हैं, उन पर सियासत साधने की जरूरत तमाम जो पार्टियां हैं जो लगातार कह रही हैं कि भाई पहला रुझान आ गया है कर्नाटक के 3 सीटों पर रुझान आ गए हैं। 1 पर बीजेपी आगे चल रही है, 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है, और अभी रुझानों में जेडीएस के नंबर अभी कहीं भी सामने नहीं आए। धीरे धीरे ये आंकड़ा और बहुत तेज बढ़ेगा। और दर्शकों को हम बता दें कि डीडी न्यूज पर सबसे सटीक और सबसे तेज रुझान और नतीजे बताए जाएंगे। तो ये सबसे अहम बात कि इस वक्त 3 सीटों के रुझान हमारे सामने है, जहां एक बीजेपी के खाते में जाती हुई, 2 कांग्रेस, और वहीं अभी तो खैर खाता नहीं खुला है जेडीएस का। तो मैं जो कह रही थी गौर साहब की विवादों के बीच जो समुदाय हैं, वोकालिगा की बात की जाए, लिंगायत की बात की जाए, मुसलमान वोट बैंक है, उस पर सियासत साधने पर जोर है। लेकिन एक चीज़ हमने और देखी इस पूरे चुनावी प्रचार और प्रसार में कि जिस तरह से, जिसका जिक्र प्रखर भी कर रहे थे कि कांग्रेस ने जिस तरह की शब्दावली या जिस तरह के हथकंडों को अपनाने की कोशिश की, ये तक कहा गया कि भाई एक शब्दकोश दे दिया जाए कांग्रेस को कि किस तरह की स्तरहीन राजनीति पर कांग्रेस उतरी है। लेकिन जब हमने
फर्स्ट टाइम वोटर्स से बात की जिस दिन वोटिंग थी, साफ तौर पर जो वोटर्स हैं उनके मन में विकास के अलावा, खास तौर पर महिला वोटर से जब हम बात कर रहे थे, फर्स्ट टाइम वोटर से बात करते, एजुकेशन, जॉब क्रिएशन, साथ ही साथ सुरक्षा, इन मुद्दों पर जनता ने वोट किया है। जो हमारी नई पीढ़ी है वो कम से कम विकास के नाम पर वोट कर रही है। वो जाति समुदाय इस तरफ नहीं जाती है, क्योंकि वो कम से कम यहाँ से एक मिनट रुकना चाहूंगी आपको। रुझान सामने है, अभी भाजपा के 4 सीटों के रुझान सामने आए, भाजपा के खाते में 1, जो कि पहले की स्थिति है, कांग्रेस के खाते में 3 शुरुआती रुझान है। जेडीएस ने भी खाता नहीं खोला और निर्दलीय के पास भी अभी कुछ नहीं है दिखाने के लिए। तो 4 सीटों के रुझान, शुरुआती रुझान, धीरे धीरे अभी तेजी से रुझान बढ़ते जाएंगे, क्योंकि समय जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ेगी रुझान ज्यादा से ज्यादा सीटों के आते जाएंगे और दूरदर्शन आपको सबसे पहले सटीक नतीजे, सटीक रुझान आपको बताता रहेगा। बिल्कुल जी, अपनी बात कीजिए। तो जो आपने विकास की बात कही है, तो विकास तो जो युवा पीढ़ी है वो विकास को वोट डालता है। और इस बार बीजेपी ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है कि पुराने लोगों को टिकट न देके नए लोगों पर उन्होंने दाव लगाया। लगभग 50 ऐसे युवा थे जो बीजेपी के तमाम विंगों से आते थे, उनको टिकट दिया गया। और इसके कारण जो पुराने नेता थे उन्होंने पार्टी भी छोड़ी, जैसे जगदीश शेट्टर ने छोड़ी, लक्ष्मण सावती ने छोड़ी, और भी नेताओं ने जो पार्टी छोड़ी वो शायद इसी कारण छोड़ी। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर पीछे नहीं हटे, उन्होंने कहा नहीं, हमें नए नेतृत्व को उभारना है। उसका कितना असर होगा ये मुझे लगता है कि अभी जो रिजल्ट आएगा उससे हमें पता लगेगा। लेकिन जो आपने जातिगत की बात की और जो वहाँ समुदाय की बातें हैं, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने जो मुस्लिम आरक्षण था 4%, उसको हटाकर 2% लिंगायत को और 2% वोकलिंगा को दिया। दरअसल वहां पे लिंगायत करीबन 17% है और करीबन 16% वोकलिंगा है। तो इस समुदाय का जिस तरफ वोट जाता है, जिस तरफ लोग वोट डालते हैं, उसकी सरकार लगभग बनती है। और जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो उन्होंने कहा कि हम इस आरक्षण को जो 50% है उसको बढ़ाकर 75% करेंगे, यानी जो लिंगायत का है, वोकलिंगा का है, उसके साथ साथ हम मुस्लिम को भी वापस देंगे। हालांकि बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है। लेकिन वो जो चुनावी मुद्दा था, जो विकास का मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं डिरेल हो गए, जातियों और समुदाय की तरफ मुड़ गया था। तो ये भी हमें देखना है कि जो युवा पीढ़ी है उन्होंने विकास के नाम पे वोट डाला है, जो विकास के नाम पे वोट मांगा गया है, या जो हमने जाति के आधार पर या आरक्षण के नाम पर हमने वोट किया है उसको लोगों ने वोट डाला है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अहम चुनाव है और ये चुनाव इसलिए मुस्लिम वोट बैंक भी कर्नाटक में प्रभाव रखता है। समीर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बात रोशन कर रहे थे कि जिस तरह से बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण खत्म किया, लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण वापस लागू करने का वादा किया और कांग्रेस के कई नेताओं ने तो ये तक कहा कि हम 4 की बजाय 6% तक मुस्लिम आरक्षण कर देंगे। तो इसका कांग्रेस को फायदा हुआ या मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से नुकसान हुआ? बिल्कुल, और इसी पर जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा था सिद्धारमैया से कि भाई आप स्पष्ट कीजिए कि अगर आप बढ़ाते हैं आरक्षण तो फिर किसका कम किया जाएगा, SC ST का, OBC का। ये स्पष्टीकरण भी मांगा गया था सिद्धारमैया से। देखिए, मुस्लिम वोट बैंक जहाँ तक कर्नाटका का संबंध है, जो भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि मुसलमानों के वोट उसे मिलते नहीं है। इसका पूरा वोट बैंक जेडीएस के बीच में। एक मिनट के लिए समीर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि रुझान तेजी से आ रहे हैं। 9 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। रुझानों के मुताबिक 5 सीटों का बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है, 8 सीटों पर आगे चल रही है, शुरुआती रुझान है, 5 सीटों का फायदा है। जेडीएस अभी रुझानों में कोई खाता नहीं खोल पाई है। हम आपको बता दें कि ये बहुत ही शुरुआती। बसवराज बोम्मई जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, वो पहुंचे। पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है और उसकी से जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद जो बात कही वो ये कहा कि कर्नाटक के लिए बड़ा दिन, और खास तौर पे जिस तरह से बीजेपी ने काम किया है, जिसका जिक्र तमाम स्टार प्रचारक, चाहे हम राजनाथ सिंह की बात करें, हम योगी आदित्यनाथ की बात करें, JP नड्डा की बात करें, सभी ने कहा कि भाई जो काम हमने किया है हम उस काम पर ही आपसे वोट मांगना है। इस पर भी टेक लेंगे, लेकिन पहले समीर साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि मुसलमान का जो वोट बैंक है, एक और सीट का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को। 2 सीटें, वहीं 9 सीटें हो गई अब कांग्रेस की, लेकिन जेडीएस अभी भी खाता नहीं खोल पाई है। मुसलमान एक मिनट, बसवराज बोम्मई क्या कह रहे हैं आइए एक बार सुन लेते हैं। Today is a big day for Karnataka. People will be giving their verdict for the future 5 years of Karnataka in terms of development and stable government. And I am confident that Bharatiya Janata Party will have absolute majority and give a stable government where a new Karnataka
with all development included, inclusive development, will be possible. समीर साहब, आप जो बात कहते हैं उसमें एक चीज़ और ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो स्टेबल गवर्नमेंट, लगातार पूर्ण बहुमत, स्टेबल गवर्नमेंट की भाई स्थायी सरकार तमाम योजनाओं के लिए ज़रूरी, जिसमें हम व्यवस्था की बात करते हैं, परिवहन की बात करते हैं, सुरक्षा देने की बात करते हैं, उन योजनाओं के क्रियान्वयन और हम कहते थे परिलक्षित करने की बात करते हैं। उस लिहाज से त्रिशंकु अगर कहीं ना कहीं आती है तो वो तो एक ये कहीं ना कहीं फायदेमंद स्थिति नहीं होगी इस राज्य के लिए। इस पर आपका एक टेक, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि चाय के कप के साथ आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ, क्योंकि सबसे सटीक और सही आकलन तमाम सीट्स को लेकर जो शुरुआती रुझान से नतीजों तक अगर आप देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस खास कार्यक्रम के साथ। तो इस वक्त के जो रुझान है 12 सीटों के रुझान सामने आए। शुरुआती रुझान 224 विधानसभा सीटों के, जिसमें 9 पर कांग्रेस, 5 सीटों की बढ़त, वहीं 3 सीट्स पे भाजपा का शुरुआती रुझान, जहां 6 का नुकसान होता। चलिए, जेडीएस के लिए अच्छी खबर, 1 सीट जो है उससे खाता खोलती नजर आ रही है। जी समीर साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। अपने मुसलमानों के वोट बैंक की मैं जब बात कर रहा था, तो मुसलमानों के जो वोट बैंक है वो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उन्हें वोट मिलते नहीं है, इसलिए खुलकर वह मुसलमानों का पक्ष कभी लेती भी नहीं है। और कांग्रेस इस बात को जानती है कि उन्हें मुसलमानों के वोट बैंक की जरूरत है, हिंदुत्व का बड़ा वोट बैंक भाजपा के पास जाता है। लेकिन इस बार जेडीएस का मुसलमान का वोट बैंक तोड़ने के लिए कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम किया है। और मुझे लग रहा है जो जिस तरीके से 2% का जो आरक्षण था जो लेकर इनके बीच बांट दिया गया, लिंगायत में और वोकलिंगा में बांटा गया है, इसके बाद मुझे लग रहा है, और जिस हिसाब से जमीन पर जो चर्चा थी और मीडिया में भी जो चर्चा थी कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है वहां पर, तो मुझे लग रहा है मुसलमानों इस बार एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की होगी, जिससे कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन सके और कांग्रेस को किसी ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक पे तो कांग्रेस सरकार बना नहीं सकती, वहां पर 52 सीटें भी SC/ST के लिए जो सीटें वो 52 सीटें आरक्षित है, जो भारतीय जनता पार्टी ने 2018 चुनाव में ज्यादा सीटें जीती थी। तो इस बार यह भी देखना होगा कि जो आरक्षित सीटें हैं 52 SC/ST के लिए, उसमें से कितनी सीटें कांग्रेस जीत पाती है। इसके अलावा दलितों को कितने वोट मिलते हैं, ओबीसी के कितने वोट मिलते हैं, लिंगायत का कुछ वोट बैंक मिल पाता है कि नहीं, वोकलिंगा का कितना मिलता है, कुर्बा समाज कितना वोट देता है, तो बाकी फैक्टर्स भी बहुत काउंट होंगे इसके अंदर। उसके बाद तय होगा। देखा जाए तो हमेशा जो है कि काऊ लैंड जो है, जो यूपी बिहार है, वहां में कहा जाता है कि वहां पर जाति को लेकर राजनीति होती है और जाति के आधार पर चुनाव के नतीजे तय होते हैं, लेकिन कर्नाटक भी इससे बहुत ज्यादा अछूता नहीं है। रोशन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, अभी 16 सीटों के शुरुआती रुझान आ चुके हैं, 4 पर बीजेपी आगे, 8 सीट का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 10 सीटों पर रुझान में आगे, 6 सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है। और अब रुझानों में जेडीएस ने भी खाता खोल दिया है, 2 सीटों पर आगे जा रही है। तो जो भी बढ़त कांग्रेस को दिखाई दे रही है, क्या उसने समाज के सभी वर्गों में थोड़ी थोड़ी सेंध लगाई है या खास तबके का उसको समर्थन मिला है? मुझे लगता है कि ये जो अभी आंकड़े आ रहे हैं ये पोस्टल बैलेट के, हाँ, हम बार बार कह रहे हैं शुरुआती रुझान है और रुझान बदल भी सकते हैं। बिल्कुल, और रुझानों और नतीजों में कई बार हुआ है। और ये जो रुझान है ये बेसिकली पोस्टल बैलेट के हैं। तो इस रुझान में मुझे लगता है कि अभी इसमें बहुत चेंज होगा। और जो आपने बात कही कि क्या इसमें सभी समाज का, लेकिन अब देखिए कि जो आपकी 13 सीटें कांग्रेस को जा रही हैं और 7 सीटें बीजेपी को, तो ऐसा लगता है कि जो एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल ने जो ट्रेंड दिखाया है करीब ऐसा लग रहा है। तो हालांकि हमें भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शुरुआती दौर है। और ये जो इंतजार है यही सबसे मुश्किल घड़ी होती है तमाम पार्टियों के लिए। बेसिकली एक बात जोड़ना चाहता था, अभी रोशन जी बता रहे थे, लास्ट टाइम 2018 के चुनाव में भी ऐसा ही था। जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो उस समय कांग्रेस की सीटें ज्यादा बहुत दिखा रहे थे और बीजेपी की कम दिखा रहे थे। चुनाव कम, ड्रामा ज्यादा। हाँ, और लग रहा था कि वापस सिद्धारामैया रिपीट कर रहे हैं क्या वहां, इसीलिए तो बार-बार अंतिम जब परिणाम आया तो कांग्रेस भी कांटे की टक्कर दिखाई गई। रुझान भी अब धीरे धीरे देखिए बहुत बदलाव हो रहा है। 25 सीटों के जो रुझान 27 सीटों के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी जो है 8 सीटों पर रुझानों में आगे दिखाई दे रही है, कांग्रेस 16 सीटों पर रुझानों में आगे दिखाई दे रही है, वहीं जेडीएस 3 सीटों पर रुझानों में आगे। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है कि आम आदमी पार्टी जो कि अब तो राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल कर चुकी है, बहुत बड़े बड़े बोल उनके नेता कह रहे थे कि कम से कम 5 से 10 सीट हम लेकर आएंगे। इस पर भी चर्चा करेंगे। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, जो शुरुआती रुझान है यहाँ पर 9 सीटों के साथ बीजेपी के पास 9 सीटें, जिसमें 8 सीटों का नुकसान, कांग्रेस 17 सीटें, 8 सीटों की बढ़त और जेडीएस के पास 3। हमेशा से कहा जाता है बीजेपी के लिए कि भाई काउ बेल्ट पार्टी, इसका जिक्र भी प्रखर भी कर रहे थे, लेकिन जो आखिरी रोड शोज में हमने पूरी ताकत बीजेपी की देखी, जिसमें अभूतपूर्व प्यार प्रधानमंत्री को मिला, वो भीड़ हमने देखी जो कहीं ना कहीं वहां खड़ी थी। आप खुद उस रोड शो में मौजूद थे। इस मिथक को तोड़ा है बहुत हद तक बीजेपी ने।
देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2014 के बाद राज्य दर राज्य हमने देखा है कि उत्तर भारत से इतर, आज आप देखें उत्तर पूर्व के एक राज्य को छोड़ दे तो बीजेपी की सरकार है या गठबंधन में या अपने दम पर पूरे उत्तर पूर्व में जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ी है, हम देख रहे हैं कि भले ही सत्ता में न हो, लेकिन पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में हम देख रहे हैं कि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर जनता के मुद्दे उठा रही है। इस तरह से हमने देखा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की मजबूत उपस्थिति देखने को मिली, कई बार सहयोगियों के साथ सत्ता में रहे। तो वो मिथक बीजेपी हम कहें तो कई वर्ष पहले तोड़ चुकी है। वो पूरे भारत की पार्टी एक तरह से बन गई और हमने देखा, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव कई राज्यों को। लेकिन ये सही है कि दक्षिण भारत में जिस राज्य में सबसे पहले सफलता मिली थी अपने दम पर सरकार बनाने की, वो बी.एस. येदियुरप्पा की अगुवाई में यही कर्नाटक था। और ये कहा गया था कि कर्नाटक से दक्षिण के द्वार खुले हैं। हालांकि बाद में वो बीजेपी बाकी राज्यों में उस तरह की सफलता दक्षिण भारत में दोहरा नहीं पाई, उसमें काफी समय लगा। और अब पिछले चलिए, तो ये मिथक तोड़ने की जो बात है, क्या वो मिथक आज टूटेगा या नहीं, मजबूत ताकत के तौर पर उभरी है। तो ये मिथक आज टूटेगा या नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक है। ब्रेक पर जाने से पहले अपने दर्शकों को एक बार टैली बता दें कि 224 में से 43 सीटों के रुझान हमारे सामने है, जिसमें 23 सीटों पर कांग्रेस जो है 17, बीजेपी जेडीएस के पास 4, यानी कि कहीं ना कहीं 10 कांटे की टक्कर अब होती दिखाई दे रही है। और जो कहा जा रहा था कि जेडीएस किंग मेकर बन सकती है, वो भी संभव है। और जेडीएस किंग मेकर किस तरह से बनेगी या किस तरह से नहीं बनेगी, हम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद।